नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन और विशिष्ट व्याख्यानों को आप सुन सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृतानुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के परम विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत शौर्यम चैनल में हृदय से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् गुणगण पारावारं सारम रमणीयतावतां जगति हारम मधुर विहारम बपुरनुबारम मनः स्मरतात्। आज संस्कृत शौर्यम इस ग्रुप के माध्यम से, जिसके संचालक अनुज डॉक्टर राजकुमार जी हैं और जिसके माध्यम से अनवरत शास्त्र की चर्चा हो रही है। पिछले दिनों भी मैंने कल आचार्य सदाशिव द्विवेदी जी का व्याख्यान सुना और अभी आगामी अनेक दिनों तक की पूरी श्रृंखला उन्होंने बना रखी है। यह बड़ा हर्ष का विषय है कि इस लॉकडाउन में जब सारे लोग अपने घरों में हैं तो किसी न किसी ब्याज से, किसी न किसी बहाने यदि शास्त्र की चर्चा हो रही है और इसमें यदि निमित्त हैं राजकुमार जी, तो मैं डॉक्टर राजकुमार जी को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं और उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें हृदय से आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मेरी बात कुछ दिनों पूर्व हुई थी राजकुमार जी से, उन्होंने कहा था कि भैया इस क्रम में देश के शीर्षस्थ विद्वानों के व्याख्यान करवाने हैं। तो मैंने पूछा कि मैं तो किसी में आता नहीं और देश के शीर्षस्थ विद्वानों के व्याख्यान कराने हैं तो मुझे रखने का कोई नहीं, आपका व्याख्यान होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे विषय दिया था काव्य कारण, काव्य हेतु। काव्य हेतु या काव्य कारण के संदर्भ में मेरा अपना इस व्याख्यान में कुछ मौलिक नहीं है। मैंने अपने गुरुओं से जो थोड़ा पढ़ा है और जो थोड़ा मनन किया है या जो बाकी पुस्तकों को देखा है, उसी के आधार पर काव्य हेतु की, काव्य कारण की कुछ चर्चा आज आपके सामने करेंगे। मेरे व्याख्यान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे आप न जानते हों। आपको सब ज्ञात है, क्योंकि काव्य कारण कोई नया मौलिक विषय नहीं हो सकता। फिर भी आपको रिफ्रेश करने की दृष्टि से, आप जो जानते हैं एक बार पुनः उसको ताजा करने की दृष्टि से, या मैंने जो कुछ सुना है, जाना है, देखा है, उसको एक बार फिर ताजा प्रत्यक्ष करने की दृष्टि से आपके सामने यथामति कुछ लेकर के उपस्थित हूं। यह संपूर्ण जो जगत है या संसार में दिखाई पड़ने वाली ऐसी कोई वस्तु नहीं है, यदि वह कार्य रूप में है तो उसका कोई कारण न रहा। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। तो यदि काव्य कार्य है तो काव्य का भी कुछ कारण या कुछ हेतु होना चाहिए, और इस पर आचार्यों ने पर्याप्त विचार किया है। आचार्यों की एक लंबी परंपरा ने काव्य कारण पर, काव्य हेतु पर विचार किया है, प्रकाश डाला है। कहां से इसको प्रारंभ किया जाए? सबसे पहले चलते हैं अग्नि पुराण की ओर, वहीं से शुरू करते हैं।
अग्नि पुराण का हालांकि प्रतिपाद्य विषय तो काव्य कारण या काव्य शास्त्र नहीं है, लेकिन काव्य शास्त्र के बहुत सारे सूत्र अग्नि पुराण में प्रतिपादित हैं। अग्नि पुराण का एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे कि नरत्वम दुर्लभम लोके और विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा। उन्होंने कहा कि नरत्वम दुर्लभम लोके, संसार में मनुष्य योनि प्राप्त करना ही अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है। क्योंकि कहा ना शास्त्रों में कि नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से बढ़ करके संसार में जगत में कुछ श्रेष्ठ है नहीं। तो मनुष्य योनि को प्राप्त करना ही अपने आप में श्रेष्ठ कार्य है, वह दुर्लभ योनि प्राप्त करना है। और उससे यदि मनुष्यता को प्राप्त हो गए, मनुष्य बन भी गए, तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, फिर विद्वान होना, मनुष्य बन करके और विद्वान होना, शास्त्रों के अध्ययन करने के सौभाग्य प्राप्त हो, ये और दुर्लभ है। और कवित्वम दुर्लभम तत्र, यदि विद्वान हो भी गए तो कवित्व तो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि विद्वत्ता में भी कवि होना, विद्वान में भी कवि होना, ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है। और शक्ति तत्र च दुर्लभा, और वह जो शक्ति है, शक्ति काव्य का कारण, जिससे काव्य उत्पन्न होता है। तो अग्निपुर शक्ति तत्र च दुर्लभा, शक्ति वहां अत्यंत दुर्लभ है, यानी जिससे काव्य बीज हृदय में उत्पन्न होता है, जिसके कारण या शक्ति जो जन्मांतर का अवधान है, जन्मांतर से हमें प्राप्त होती है, वह शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? कि वह आपके अधिकार में है ही नहीं, आपके अधीन है ही नहीं। तो शक्ति ही जो कवित्व बीज रूप है, वह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसको आप बना नहीं सकते, वह जन्मांतर से प्राप्त होती है, इसलिए वह सब में नहीं होती, वह अत्यंत दुर्लभ है। तो शक्ति शब्द का प्रयोग किया अग्नि पुराणकार ने कविता के लिए। तो शक्ति, और यही शक्ति, प्रतिभा, ये सब अभ्यास, ये सब पर्याय होंगे आगे के काव्य लक्षणों में। तो वहां अग्नि पुराणकार ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, जिसको हम वहां ऐसे उन्होंने स्पष्टतया निर्देश नहीं किया कि काव्य कारण है, लेकिन शक्ति शब्द का प्रयोग किया, जिसे बाद के आचार्यों ने अपने काव्य कारण विचार में उस पद का उल्लेख किया है। अग्नि पुराणकार के बाद यदि भरत का विचार करते हैं, तो भरत ने काव्य कारण पर भरताचार्य ने कुछ विचार नहीं रखा, कोई कारिका भी नहीं रखी। अब काव्य शास्त्र के जो हम जिनको आदिम आचार्य के रूप में मानते हैं, वो है भामह। भामह से हम प्रारंभ करते हैं कि भामह ने काव्य के हेतु में, काव्य के कारण के बारे में क्या कहा। तो भामह ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य का कारण, काव्य का हेतु माना है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। लेकिन उनकी दृष्टि में प्रतिभा काव्य का प्रधान कारण है, और व्युत्पत्ति और अभ्यास ये दोनों भी कारण के रूप में निर्दिष्ट हैं, लेकिन प्रधानत्वेन जो व्यपदेश है वह प्रतिभा का है। उनकी कारिका है काव्यालंकार की कि गुरुपदेशात् अध्येतुम शास्त्रम जडधियोप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। गुरु के उपदेश से, गुरु के कृपा से, उसके अध्यापन से जड़ धियः अपि, जो मंद बुद्धि का व्यक्ति है, वह भी शास्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेगा गुरु के अध्यापन से, गुरु की कृपा से। लेकिन काव्यम तु कस्यचित् प्रतिभावतः और जातु जायते,
किसी अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति का जात कभी कभी उसके मस्तिष्क से, उसके हृदय से काव्य प्रस्फुटित होता है, सबका नहीं। तो यानी काव्य के प्रति साक्षात जो कारण है भामह के मत में, वह है प्रतिभा, और व्युत्पत्ति और अभ्यास सहकारी कारण के रूप में भामह ने प्रतिपादित किया है। उनके कारिका है शब्दा छंदो विधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः लोको युक्ति कलाश्चेति मंतव्या काव्यांगैर्यमी शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम विलोक्य अन्य निबंधांश्च कार्य काव्य क्रियादरः। देखिए इन दोनों पदों में, इन दोनों श्लोकों में उन्होंने एक में व्युत्पत्ति का और एक में अभ्यास का कारण बताया। कहा कि व्युत्पत्ति हमें किन किन चीज़ों की होनी चाहिए, ज्ञान किसका किसका होना चाहिए, कि शब्द शास्त्र का, व्याकरण का अच्छा ज्ञान, छंद का अच्छा ज्ञान, अभिधान कोश का ज्ञान, पर्याय हम शब्दों को जानें। अच्छा एक बात और, अभिधान कहा, अभिधा अभिधानम, अभिधा यानी मुख्य वृत्ति और गौड़ वृत्तियों का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, और इतिहास श्रेया कथा, इतिहास रामायण महाभारत का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, और लोक का, लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। युक्ति जो शब्द है वो न्यायादि समस्त दर्शनों का उपलक्षण है, तो हमें दर्शनों का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और ये और कला का ज्ञान होना चाहिए। ये सब काव्य के अंग हैं, इसलिए इन सब का समुचित ज्ञान आवश्यक है। यह इससे व्युत्पत्ति हुई। और शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम, शब्द का ज्ञान हो गया तो जो काव्य करने में चतुर हैं, निपुण हैं, उनके उपासन, उनके पास बैठना और उनसे बार बार दिखाना, काव्य लिख करके उनसे जानना, शब्द किस शब्द को हटाना है, किसको रखना है, ये बार बार अभ्यास। और अन्य निबंधान विलोक्य, और दूसरे लोगों ने जो काव्य लिखे हैं उन काव्यों को भी देख करके काव्य का निर्माण करना चाहिए, यानी यह अभ्यास। तो प्रतिभा को कारण माना, प्रतिभा के बाद व्युत्पत्ति इन शास्त्रों की होनी चाहिए, ये बताया। और जो काव्य करना जानते हैं उनके पास बैठ करके काव्य का अभ्यास करना, ये तीन कारण, तो प्रतिभा को प्रधान कारण और व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहकारी कारण के रूप में भामह ने प्रतिपादित किया है अपने काव्यालंकार में। भामह के बाद दंडी आते। दंडी ने भी इन तीनों को काव्य का हेतु माना, यानी उन्होंने प्रतिभा को भी माना, व्युत्पत्ति को भी माना और अभ्यास को भी माना। तो दंडी ने कहा कि नैसर्गिक, उनकी एक कारिका है दंडी की, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगो स्याह कारणम काव्य संपदः। दंडी ने एक और बात कही कि अगर जन्मांतर के संस्कार से जन्य सहज प्रतिभा न भी हो, देखिए ध्यान देंगे, भामह ने कहा कि प्रतिभा आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र तो कोई पढ़ लेगा, कविता उसी की होगी जिसकी प्रतिभा होगी। प्रतिभा में शक्ति व जन्मांतर का संस्कार। दंडी ने कहा कि यदि जन्मांतर की प्रतिभा न भी हो, वह शक्ति न भी हो, संस्कार न भी हो, फिर भी नाना शास्त्रों का परिशीलन और यत्न माने अभ्यास, यह यदि हमेशा होता रहे तो सरस्वती प्रसन्न होकर के स्वयं काव्य के निर्माण का सामर्थ्य प्रदान कर देती हैं। उनका एक श्लोक है, न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधी प्रतिभानम अद्भुतम। नहीं है पूर्व जन्म की वासना, संस्कार नहीं है, लेकिन श्रुतेन यत्नेन च बागुपासिता
ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम, लेकिन यदि पर्याप्त प्रयास किया जाए, यत्न किया जाए, तो सरस्वती प्रसन्न होकर के काव्य के निर्माण का सामर्थ्य प्रदान कर देती हैं। तो भामह और दंडी में ये हुआ कि दंडी ने कहा कि नहीं, प्रतिभा आवश्यक है, और व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके सहयोगी कारण हुए। और दंडी ने ये बात कही कि प्रतिभा यदि नहीं भी है, तो यदि बढ़िया से अभ्यास किया गया, अच्छे तरीके से अभ्यास किया गया, तो भी सरस्वती उत्तम काव्य के निर्माण का सामर्थ्य प्रदान कर देती। ये दोनों में थोड़ा सा भेद। इसके बाद वामन आते हैं। वामन ने कहा, उन्होंने 3 काव्यांग माना। क्या क्या कि लोको विद्या प्रकीर्णंच काव्यांगानी। लोक क्या, लोक के थे असौ लोक, जो भी दिखाई पड़ रहा है, लोक व्यवहार, लोक से लोक व्यवहार, लोक वृत्तम लोक उन्होंने लिखा कि लोक वृत्तम लोक अर्थात लोक व्यवहार। तो लोक व्यवहार पहला। दूसरा विद्या, विद्या के लिए उन्होंने कहा कि शब्द स्मृति विधान कोश छंदो विचित्र कला काम शास्त्र दंड नीति पूर्वा विद्या। ये विद्याओं की काउंटिंग कराई, विद्याओं की गणना कराई। क्या कि शब्द व्याकरण शास्त्र, अभिधान कोश इत्यादि, छंद का ज्ञान, और कला 64 कलाओं का ज्ञान, काम शास्त्र का ज्ञान, दंड नीति यानी अर्थशास्त्र का ज्ञान, इन सब विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। और प्रकीर्ण क्या है कि लक्षज्ञत्वम अभियोगो वृद्ध सेवावेक्षणम प्रतिभानम अवधानम च प्रकीर्णम। ये सब कुछ जो है वृद्ध सेवाकरणम, वृद्ध सेवावेक्षणम, ये अभ्यास में आ गया। तो इन्होंने भी प्रकारांतर से भामह के मत का उपदेश किया, भामह के मत का उपस्थापन किया। क्या कह करके, अपनी शब्दावली दे करके कि विद्या, ये तीनों विद्या, लोक का ज्ञान होना चाहिए, इन विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, और लक्षज्ञत्व, जो काव्य को जानते हैं, जो काव्य करना जानते हैं, ऐसे वृद्ध सेवा अवेक्षणम, ऐसे वृद्ध लोगों के पास, कवियों के पास बैठ करके और बार बार उसका अभ्यास करना, ये दंडी ने इसको भी काव्य के कारण के रूप में माना है। माने अभियोग क्या है, निर्माण या अभ्यास, काव्य का अभ्यास। वृद्ध सेवा क्या है कि जो काव्य के उपदेशक हैं, ऐसे गुरुजनों की सेवा। अवेक्षण क्या है कि काव्य के लिए कौन सा पद का विधान करना है, किसका आधान करना है, किसको हटाना है, ये परिवर्तन का जो विचार है, यह है अवेक्षण। और प्रतिभान माने कवित्व बीज को ही प्रतिभा, और अवधान चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता, ये सब कुछ प्रकीर्ण में आता है। चित्त का एकाग्र होना भी कविता के प्रति कारण माना। ये आगे राजशेखर ने भी अपने ग्रंथ में काव्य मीमांसा में श्यामदेव को जब उद्धृत किया है, तो श्यामदेव, हम आगे आते हैं उस विषय पर, तो श्यामदेव ने तो एकाग्रता को ही, समाधि को ही काव्य का कारण मान लिया है कि जब एकाग्र चित्त रहेगा तो नए नए भाव प्रस्फुटित होंगे, तो भी काव्य का कारण माना है। हम आगे आते हैं उस पर जब राजशेखर की बात करते हैं। तो इन सबों को वामन ने कारण माना। वामन के बाद आते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने पृथक रूप से काव्य के कारण का विधान किसी कारिका में तो नहीं किया, लेकिन लिखा, इनकी प्रसिद्ध कारिका है कि सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निस्यन्दमाना महताम कवीनाम अलोक सामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। महाकवियों की वाणी रूपी जो सरस्वती है, वह सारभूत काव्यार्थ वस्तु को स्वयं क्षरित करती है, टपकाती है, और स्वयं क्षरित करते हुए महाकवि की अलौकिक प्रतिभा को अभिव्यक्त करती
यानी सारभूत अर्थ की अभिव्यक्ति के प्रति प्रतिभा कारण है। ये आनंद बर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में कारिका के माध्यम से व्यक्त किया। अच्छा, वहीं का एक परिकर श्लोक और भी है कि अव्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः यस्त्व शक्ति कृतस्तस्य स झटित्यवभासते। यहाँ शक्ति जो पद दिया है ना, यहाँ शक्ति पद का अर्थ प्रतिभा ही है। ये शक्ति पद का अर्थ प्रतिभा है। अब आनंद वर्धन के बाद राजशेखर बोले तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा में बड़ा विस्तार से विवेचन किया, अत्यंत विशदतया किसका, काव्य कारण का। और उस प्रसंग में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य श्यामदेव को उद्धृत किया है। यद्यपि श्यामदेव का कोई साहित्य शास्त्र में कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, अभी उस समय प्राप्त रहा होगा राजशेखर को, तो राजशेखर ने श्यामदेव के मत को उद्धृत किया है और इस तरह से लिखा है कि काव्य कर्मणि कवेः समाधि परम व्याप्रियते इति श्यामदेव। माने मन की जो एकाग्रता है वह समाधि है और वह समाधि ही काव्य कर्म में कारणभूत है। उनका हेतु ये रहा होगा कि उनका विचार ये रहा होगा कि शांत चित्त में भाव उत्पन्न होते, क्योंकि समाधि को कारण मानना, साक्षात कारण समाधि काव्य के प्रति श्यामदेव का मत यह, जैसे जब जल शांत रहता है, हम लोगों ने गांव में देखा है कुएं में चाहे पोखरे में अगाध जल होता है, लेकिन जब जल में कोई हलचल नहीं होती, जल शांत रहता है तो उसकी सतह दिखती है। 40 फीट 50 फीट गहरे पानी की भी सतह दिखती है यदि जल में कोई हलचल नहीं है तो। और वहीं एक कोई कंकड़ फेंक दिया जाए, जल में तरंगे होती हैं, सतह दिखना बंद हो जाता है। तो ये माना होगा कि जब चित्त शांत होगा, मन अत्यंत शांत होगा, एकाग्र होगा, तो उसमें भाव प्रस्फुटित होंगे। लेकिन ये विचार करें कि चित्त शांत भी हो और यदि लोक का, शास्त्र का ज्ञान न हो और यदि आप के भीतर प्रतिभा न हो, तो फिर क्या काव्य रचना संभव हो पाएगी? तो केवल शांत चित्त काव्य के प्रति कारण हो, केवल समाधि काव्य के प्रति कारण हो, इससे मैं तो सहमत नहीं हूँ। और लेकिन एक आचार्य का मत है और इसको राजशेखर ने उद्धृत किया है, वह भी एक मत है, उसे जानना चाहिए। लेकिन राजशेखर ने उनके मत को उद्धृत करने के बाद स्वयं लिखा कि समाधि आंतर प्रयत्नः बाह्यस्तु अभ्यासः। समाधि जो है वो आंतर प्रयत्न है और बाह्य प्रयत्न क्या है? अभ्यास। अतौ उभौ अपि शक्तिम उद्भासयतः। ये दोनों मिल करके शक्ति की ही उद्भावना करते हैं और सा केवलम काव्य हेतु, और वह जो शक्ति है सा केवलम वही अकेले काव्य के प्रति हेतु है, काव्य के प्रति कारण है। इति यायावरीय, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा राजशेखर मानते हैं कि समाधि आंतर प्रयत्न है और अभ्यास बाह्य प्रयत्न है, और ये दोनों मिलकर के शक्तिम उद्भासयतः, शक्ति की ही उद्भावना करते हैं, और वह जो शक्ति है वही सा केवलम काव्य हेतु, वही केवल काव्य के प्रति कारण है। तो राजशेखर ने शक्ति को काव्य के प्रति कारण माना, लेकिन उन्होंने शक्ति को प्रतिभा से भिन्न माना है। कहा कि शक्तस्य प्रति शक्त, कहा
कि शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते, अर्थात शक्तिशाली में प्रतिभा जो है प्रादुर्भूत होती है। शक्तस्य प्रतिभाति और व्युत्पद्यते, यानी प्रतिभा जो है वह शक्तिशाली में प्रादुर्भूत होती है। तो शक्ति जिसके पास है वो है शक्तिशाली और उसमें प्रतिभा प्रादुर्भूत होगी। यानी इन्होंने प्रतिभा को और शक्ति को दोनों को पृथक पृथक माना और कहा कि प्रतिभा दो प्रकार की होती है, सा च द्विधा, कारयित्री भावयित्री च। कबेह उपकुर्बाणा कारयित्री, कवि का उपकार करने वाली कारयित्री प्रतिभा है, और सापि त्रिविधा, और वह जो प्रतिभा है वह तीन प्रकार की होगी। क्या कि सहजा, आहार्या, औपदेशिकी च। एक सहज होगी, एक आहारी होगी और एक औपदेशिकी होगी। कहा कि जन्मांतर संस्कारापेक्षणी सहजा, जो जन्मांतर के संस्कार से प्राप्त हुई है व्यक्ति को वो सहज प्रतिभा है। और जन्म संस्कार योनि आहार्या, और इस जन्म में अभ्यास इत्यादि के द्वारा जो हमने प्रतिभा जगाई, अपनी जो अभ्यास किया, बहुत का शास्त्रों का अध्ययन किया, कविता लिखना प्रारंभ किया, वह जो है वह क्या है, तो वह आहार्य है। और मंत्र तंत्राद्युपदेश प्रभव औपदेशिकी, और मंत्र के प्रभाव से, तंत्र के प्रभाव से या किसी गुरु के उपदेश से, आदेश से, आशीर्वाद से जो प्रतिभा होगी वह औपदेशिकी होगी। तो और प्रतिभा के भेद से फिर कवि भी तीन प्रकार के होंगे। एक होंगे सारस्वत कवि, जिनको जन्मांतरीय प्रतिभा प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, जन्मांतर का प्राप्त है, वे होंगे सारस्वत कवि। और एक वे होंगे जिन्होंने प्रतिभा को जगाया है अभ्यास करके, वे होंगे आभ्यासिक कवि। और एक वे जिन्हें किसी ने आशीर्वाद दे दिया कि बस तद्ब्रूहि रामचरितम, ऐसा समर्थ हो, एक यह करो, तो आशीर्वाद के द्वारा जो जन्य प्रतिभा होगी वह होगी औपदेशिकी। तो नहीं, वह प्रतिभा होगी औपदेशिकी। और कवि हुए तीन प्रकार के, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। जिन्हें सहजतया प्राप्त है शक्ति, वे हुए सारस्वत। जिन्होंने अभ्यास से पैदा किए हैं वे हुए आभ्यासिक। और जिनको उपदेश से, किसी के आशीर्वाद से प्रतिभा प्राप्त हो गई, वे हुए औपदेशिक। तो ये तीन तरह के कवि भी हुए। जो भी हो, परंतु प्रतिभा और व्युत्पत्ति सम्मिलित रूप से काव्य के प्रति कारण है, ऐसा राजशेखर का मत है। क्योंकि आगे वे लिखते हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिथ समवेते श्रेयस्यौ इति यायावरीय, कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति ये दोनों साथ साथ रह करके काव्य में श्रेयस्कर हैं, माने काव्य निर्माण में श्रेयस्कर हैं। यानी राजशेखर ने प्रतिभा को भी कारण माना और साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी कारण माना। अब इनके बाद एक आचार्य हुए रुद्रट, जिनका एक ग्रंथ है काव्यालंकार। रुद्रट की चर्चा थोड़ी विशेष है यहाँ, क्योंकि रुद्रट ने जिस शब्दशः जिसका उल्लेख किया है, आचार्य मम्मट ने भी, जो संस्कृत साहित्य शास्त्र के अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य हैं और जिनको सारे विद्यार्थी, छात्र, अध्यापक पढ़ते, जानते, पढ़ाते हैं, वे रुद्रट के पश्चातवर्ती आचार्य हैं। तो स्वाभाविक है कि रुद्रट से वे प्रभावित हैं। रुद्रट का कहना है कि चारु काव्य की, अच्छे काव्य की रचना में शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों का होना आवश्यक है। वे इन तीनों को कारण मानते हैं। तो देखिए, इन्होंने शब्दशः जो लिखा वो यही लिखा, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। व्युत्पत्ति लिखा है, मम्मट ने निपुणता लिखी। तो शक्ति से शब्द और अर्थ उपस्थित होते हैं,
और व्युत्पत्ति से सार असार, कौन सा शब्द रखना है कौन सा शब्द हटाना है, ये भाव पैदा होता है। और अभ्यास से शक्ति का उत्कर्ष होता है। ये रुद्रट का कहना है। और उनकी कारिका है कि तस्या सार निरासार सार ग्रहणाच चारुणः करणे तृतयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिभ्यासः। कि अभ्यास की शक्ति से शब्द और अर्थ आए, और किसका ग्रहण करना है, किसको हटाना है, किसको रखना है, ये विचार किससे हुआ, क्या परित्याग हुआ, और अभ्यास से शक्ति में उत्कर्ष आया। तो ये तीनों मिलकर के काव्य के प्रति कारण हैं, ऐसा रुद्रट ने अपने काव्य में लिखा। और उन्होंने एक व्याख्या की लंबी कि शक्ति क्या है, फिर प्रतिभा क्या है, व्युत्पत्ति क्या है। उनका है कि मनसि सदा सुसमाधिनी विस्फुरण मनेकधा विधेयस्य अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्याम असौ शक्ति। अर्थात जिसमें शक्ति होती है उसके समाहित चित्त में, एकाग्र चित्त में अर्थों का अनेक प्रकार से भान होता है। और इस शक्ति को ही कुछ लोग प्रतिभा कहते हैं। ये स्वयं लिखा है, रुद्रट ने कहा है, उनकी पंक्ति है कि प्रतिभा इति अपरैः उदिता, यानी इसी शक्ति को कुछ आचार्यों ने प्रतिभा के नाम से कहा है। तो रुद्रट के अनुसार शक्ति और प्रतिभा ये दोनों पर्याय हैं। उन्होंने व्युत्पत्ति के लिए लिखा कि छंद शास्त्र व्याकरण शास्त्र कला लोक स्थिति पद पदार्थ विज्ञान से युक्तायुक्त का जो विवेक है वही व्युत्पत्ति है, ऐसा रुद्रट ने कहा। उनकी पंक्ति है छंदो व्याकरण कला लोक स्थिति पद पदार्थ विज्ञानात् युक्तायुक्त विवेको व्युत्पत्ति ही इयम समासे न। ये उनकी पंक्ति है रुद्रट की। अभ्यास के बारे में रुद्रट का कथन है कि अधिगत सकल ज्ञेय सुकवेः सुजनस्य सन्निधौ नियतम नक्तम दिनम अभ्यसेत अभियुक्त शक्तिमान काव्यम। यानी ज्ञातव्य सभी विषयों को जानकर प्रतिभाशाली कवि के समीप बैठकर सतत यानी अनवरत हमेशा रचना चेष्टा जो करना है, उस रचना चेष्टा का नाम अभ्यास है, ऐसा मानना है रुद्रट का। अब चलें, रुद्रट के बाद आते हैं हेमचंद्र जिनका काव्यानुशासन है। हेमचंद, मैं संक्षेप कर रहा हूं धीरे धीरे। हेमचंद ने भी प्रतिभा को कारण माना है, प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है। प्रतिभा अस्य हेतु, उनकी पंक्ति है, और इदम प्रधानम कारणम, प्रतिभा काव्य में प्रधान कारण है। और व्युत्पत्ति अभ्यासाभ्याम संस्कारिया, यह प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास से संस्कारित होती है। और तौ काव्यस्य न तौ काव्यस्य साक्षात कारणौ, ये काव्य के प्रति साक्षात कारण नहीं है। कौन कौन? व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो काव्य के प्रति साक्षात कारण क्या है? प्रतिभा। तो प्रतिभा को हेमचंद ने काव्य के प्रति साक्षात कारण माना है। इसके बाद कुंतक आए। कुंतक ने काव्य के प्रति प्रतिभा को ही कारण माना, शक्ति को कारण माना। उनकी पंक्ति है कवि शक्त्यर्पिता भावा, ये ऐसा है, मैंने तो संक्षेप में इसको लिखा था।
मुझे पूरा मिला नहीं, लेकिन कवि शक्तिर पिता भावा, कवि की जो शक्ति है मतलब वो शक्ति यही प्रतिभा। तो आचार्य कुंतक ने शक्ति को काव्य माना। अब बड़े आदरणीय आचार्य मम्मटाचार्य, जिनके मत से हम सब परिचित हैं और जो पढ़े पढ़ाए जाते हैं सब जगह, बड़ा व्यवस्थित है इनका। अभी आपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों को देखा, मम्मट ने कितनी अच्छी भाषा में बड़े कम शब्दों में लिख दिया कि शक्तिर निपुणता लोक काव्य शास्त्राद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। तद मैंने काव्य, क्योंकि तद पूर्व का परामर्शक होता है। तो बात चल रही है काव्य की, तो काव्य के प्रति जो हेतु है, जो कारण है, वह है शक्ति ही। शक्ति की व्याख्या की कि शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। कवित्व का बीज है, संस्कार विशेष। याम बिना काव्यम न प्रसरेत, जिसके बिना काव्य का निर्माण संभव नहीं, काव्य नहीं बनता। और यदि कदाचित आपने जोड़ भी इधर उधर करके इकट्ठा कुछ कर लिया तो प्रसृतम व उपहासनीयम स्यात्, यदि आपसे बन भी गया तो वह उपहास का पात्र होगा काव्य, वह हंसी मजाक का विषय बन जाएगा वह काव्य, यदि शक्ति के बिना। तो शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, याम बिना मन याम शक्तिम बिना काव्यम न प्रसरेत, यदि प्रसृतम तदा उपहासनीयम स्यात्, यानी शक्ति कारण है काव्य के प्रति। दूसरा कहा कि निपुणता। तो निपुणता किसके, कैसी निपुणता कि काव्यवेक्षणात्, काव्य शास्त्र आदि के अवेक्षण, अवलोकन। अब देखें ये कितना बड़ा कार्य है, उन्होंने उसकी वृत्ति में लिखा जो कि निपुणता आपको किन किन चीजों की होनी चाहिए। उसमें कोई शास्त्र छूटा है क्या? यानी एक कवि को कितने विषय जानने हैं काव्य रचना के लिए, तभी उसकी रचना कालजयी हो सकती है। यदि उसको इतने विषयों का ज्ञान है, अब आप देखें वृत्ति में कोई विषय बचा ही नहीं। मैं वृत्ति नहीं पढ़ता हूँ, संक्षेप में देखता हूँ कि अस्थावर जंगमात्मक लोकवृत्ति, मैंने जो भी चराचर जो जगत है उसके अवेक्षण से, तथा अब देखें छंद शास्त्र, शब्द साधुत्व बोधक जो व्याकरण शास्त्र है, अभिधान कोश है, नृत्य गीतादि जो शास्त्र हैं, 64 कलाएं हैं, और लक्षण, उन कलाओं के जो लक्षण ग्रंथ हैं, चतुर्वर्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो लक्षण ग्रंथ हैं, जो प्रतिपादक ग्रंथ हैं इनके, और धर्मशास्त्र यानी धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, और मोक्ष शास्त्र में आप षट दर्शन को ले लीजिए, सांख्य मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक और योग। इसके बाद से गज तुरग आदि के लक्षण ग्रंथशाली होत्र इत्यादि, खड्ग के धनुः के इनके जो शास्त्र हैं उनके प्रतिपादक शास्त्रों का भी ज्ञान, और स्त्री पुरुष के लक्षण के निरूपण करने वाले जो सामुद्रिक शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान, और जो महाकवियों द्वारा प्रणीत रामायण महाभारत इत्यादि या बाद के जो काव्य हैं उनका ज्ञान, और इन समस्त शास्त्रों के ज्ञान से प्राप्त जो निपुणता है, अर्थात सकल पदार्थों के पर्यालोचन का जो कौशल है, वह कौशल निपुणता है। आप देखें ये कवि को, अब इसके बाद कोई शास्त्र बचा नहीं, लोक के साथ साथ इतने शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान होना कवि के लिए आवश्यक है, तभी वह कवि है। इसलिए ध्वन्यालोककार ने कहा
कि कालिदास द्वित्राः पंचशा वा कवयः गण्यन्ते, दो तीन, दो ही या तीन, माने इतने बड़े संसार में, इतने बड़े जगत में दो या तीन, या ठीक है बहुत माना, कम हो जा रहा है तो ठीक है 5 को मान लो, क्योंकि इतने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद कविता लिखने का काम प्रारंभ करना चाहिए, तभी वह कविता होती है। और हो गया तो एक तो शक्ति आपको मिली, संस्कार जन्मांतर का संस्कार विशेष, और इतने शास्त्रों की लोक के साथ साथ इतने शास्त्रों से निपुणता प्राप्त की आपने इनके अध्ययन करने के बाद। और इसके बाद इतना ही से नहीं हुआ, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति, कि जो काव्य करना जानते हैं या काव्य पर जो विचार करना जानते हैं, जो समीक्षक हैं, तदुपदेशे न, उनके उपदेश से, उनके आदेश से, उनके अनुसार, पौनः पुण्य न प्रवृत्ति, बार बार उसमें लगना। तो जो काव्य करना जानते हैं, जो महाकवि हैं, कवि हैं, उनके पास बैठ करके बार बार कैसे पद रखे जाएं, कैसे हटाए जाएं, इसका अभ्यास। तो आपके भीतर का संस्कार कवित्व बीज रूप, इतने शास्त्रों के ज्ञान से प्राप्त जो निपुणता, और इसके बाद अभ्यास, ये सब मिल करके इति हेतु। तो कहा कि जब इतना कुछ है, शक्ति है, निपुणता है, अभ्यास है, तो ये हेतुवान होना चाहिए, कि नहीं, ये सब मिल करके हेतु हैं, एक ही है। जैसे कोई घड़ा बनता है तो घड़ा में अलग से कुम्हार हेतु नहीं है, अलग से मिट्टी हेतु नहीं है, अलग से चक्र हेतु नहीं है, ये सब मिल करके घड़ा के प्रति हेतु है, कारण है। तो जिस प्रकार घट के प्रति ये सारे मिल करके कारण है, सबकी पृथक पृथक कारणता नहीं है, उसी प्रकार शक्ति और निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिल करके काव्य के प्रति कारण है। इनकी अलग अलग कारणता नहीं है, शक्ति की अलग कारणता नहीं है, निपुणता की अलग कारणता नहीं है, अभ्यास की अलग कारणता नहीं है, ये तीनों मिल करके कारणत्व का प्रतिपादन करते हैं, हेतुत्व का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए एक हेतु है। तो इति हेतु तत् उद्भवे, उस काव्य की उत्पत्ति में, उसके निष्पत्ति में, उसके लेखन में, ये सब मिल करके हेतु। मम्मट का मत बड़ा आदरणीय रहा, क्योंकि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के सभी मतों को लेकर के मम्मट ने बड़े संक्षेप में इस बात को उन्होंने रख दी और काव्य का हेतु बताया। मम्मट के बाद जयदेव चंद्रालोककार, वे भी मम्मट के अनुसार व्युत्पत्ति और अभ्यास से सहित प्रतिभा को कारण मानते हैं। उनकी कारिका है कि प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कवितां प्रति हेतु मृदम्बु संबद्धा बीजमाला लतामिव, कि प्रतिभा एव कारणम, क्या है, प्रतिभा एव कवितां प्रति हेतु, प्रतिभा ही कविता के प्रति कारण है। कैसी प्रतिभा? कि श्रुताभ्यास सहिता, अभ्यास और निपुणता, इनके साथ की जो प्रतिभा है वह काव्य के प्रति कारण है। जैसे बीज कारण है लता के प्रति, लेकिन कैसा बीज? मृदम्बुसम, मिट्टी, जल, ये सब रहेगा तब तो बीज लता बनेगी। बीज का लता में परिवर्तन तभी होगा जब मिट्टी और जल दोनों रहे। तो उसी प्रकार कविता जो है, प्रतिभा जो है, वो श्रुताभ्यास सहिता प्रतिभा काव्यम प्रति हेतु। ये आचार्य मम्मट के ही अनुयायी आचार्य हैं, आचार्य जयदेव चंद्रालोककार। उसके बाद बाघभट्ट ने भी प्रतिभा को ही कारण माना। और उसके बाद बाघभट्ट के बाद आते हैं पंडित राज। पंडित राज ने कहा कि तत्र च कारणम, माने उस काव्य के केवलम कविगता प्रतिभा, केवल पद लगाया कि काव्य के प्रति है वह
केवल कवि की प्रतिभा है। तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। और उस तस्याश्च हेतु, अब देखें पहले का क्या है कि काव्य के प्रति केवल प्रतिभा कारण है, अब प्रतिभा के प्रति कुछ कारण होंगे। कह रहे हैं कि तस्याश्च हेतु, और उस प्रतिभा में जो कारण होगा, उसका जो हेतु होगा, क्वचित महापुरुष प्रसादादि जन्यम अदृष्टम, क्वचित देवता और महापुरुष आदि के प्रसाद, उनके आशीर्वाद से जो उत्पन्न हुआ अदृष्ट है, जो पुण्य है, वह उस प्रतिभा के प्रति कारण हुआ। किसी ने आशीर्वाद दे दिया, क्या है, एक श्लोक है, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो कोई मूक व्यक्ति वाचाल हो जाता है, कोई लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। देवता विशेष की कृपा हो गई तो ये सब हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि पहले तो कहा कि कारण है केवल प्रतिभा, लेकिन उस प्रतिभा के प्रति जो कारण हुआ उसमें कहा कि क्वचित देवता महापुरुष प्रसादादि जन्यम अदृष्टम, किसी देवता विशेष की आराधना से, किसी महापुरुष के आशीर्वाद से, और इन लोगों के आशीर्वाद से जो अदृष्ट जो पैदा हुआ वह उस प्रतिभा के प्रति कारण हुआ। और क्वचित च विलक्षण व्युत्पत्ति काव्य करणाभ्यास, और उस प्रतिभा के प्रति कहीं विलक्षण अभ्यास भी कारण होगा। तो आप देखें पहला कारण क्या हुआ, केवल कविगता प्रतिभा पंडित राज के मत में, और फिर क्या कह रहे हैं कि उस प्रतिभा के प्रति कारण हुए दो, क्या कि एक तो कहीं देवता महापुरुष आदि के द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद से जो जन्य अदृष्ट यानी पुण्य, वह कारण हुआ उस प्रतिभा में, और कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये दोनों प्रतिभा के प्रति कारण हुए। परंतु अब पंडित राज को अपने मत की उपस्थापना के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। लंबा उनको व्याख्यान, लंबी कारिकाएं, लंबा भाषण देना पड़ा। कैसे, देखें, प्रतिभा को हेतु उन्होंने माना, और दो प्रकार की प्रतिभा हो गई, एक तो अदृष्ट जन्य हुई और दूसरी व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य हुई। इन दोनों प्रतिभाओं से उत्पन्न अब काव्य भी दो प्रकार का होगा। एक तो जो देवता महापुरुष आदि जन्य अदृष्ट से जो उत्पन्न काव्य होगा वह एक तरह का काव्य होगा, और जो व्युत्पत्ति अभ्यास से जन्य काव्य होगा वो दूसरे तरह का काव्य होगा। तो काव्य भी दो तरह का होने लगेगा। इनके मत में बुद्धि का बड़ा गौरव है, बुद्धि का बड़ा वैशद्य है, और मम्मट को स्वीकार कर लेने में लाघव है। इसलिए काव्य कारण के मामले में के बारे में मम्मट का मत सभी पूर्वाचार्यों के मत के सार को लेते हुए और जो उपस्थापित करना है मम्मट ने उस छोटी सी कारिका में कह दिया। अब हम निष्कर्ष रूप में यदि कहें तो शास्त्रीय ग्रंथों के इन सभी ग्रंथों के अनुशीलन पठन से जो हमें ज्ञात हुआ वह यह कि काव्य के प्रति दो मत हैं। एक वह है जो शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को सम्मिलित रूप से कारण मानती है, एक विचारधारा, और जो उसमें भामा आए, दंडी आए, बामन, दुरट, मम्मट, जयदेव, बागभट्ट इत्यादि, और दूसरी जो प्रतिभा और व्युत्पत्ति को मिश्रित रूप से श्रेयस्कर मानकर काव्य माता के रूप में, काव्य कारण के रूप में जिन्होंने उसकी उपस्थापना की वे राजशेखर इत्यादि आचार्य। पंडित राज ने जिसके मत का उदाहरण दिया वे मुख्य रूप से राजशेखर हैं। राजशेखर के ही मत को पंडित राज ने, हालांकि पंडित राज ने कहा केवलम कविगता प्रतिभा, मैंने इसको संक्षेप में लिखा है, देखा जाए। इस दृष्टि से
राजशेखर ही प्रतिभा व्युत्पत्ति को मिश्रित रूप से श्रेयस्कर मानकर काव्य माता के रूप में अभ्यास को ही मानते हैं। इस दृष्टि से वे तृतीय कारणतावादी हैं। कौन? राजशेखर। परंतु एक स्थान पर शक्ति को भी राजशेखर ने कारण माना है और शक्ति के प्रति व्युत्पत्ति और अभ्यास को कारण माना है और पंडित राज उन्हीं के अनुगामी आचार्य हैं। हेमचंद्र बाघभट्ट के पक्ष में हैं, व्युत्पत्ति और प्रतिभा को कारण मानते हैं। अन्नवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, महिम भट्ट का विषय हालांकि काव्य कारण का प्रतिपादन करना नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रकारांतर से जो बात कही है उसमें प्रतिभा को कारण माना है। इस प्रकार प्रतिभा को सभी आचार्य कारण का कारणत्वेन उपस्थापन करते हैं और वहीं प्रतिभा शक्ति है और व्युत्पत्ति अभ्यास को भी सभी लोगों ने माना है। अच्छा, प्रतिभा का निरूपण, प्रतिभा क्या है, ये हमने इतनी चर्चा की। प्रतिभा शक्ति, प्रतिभा क्या है, इसके लिए मुझे उस श्लोक का संदर्भ तो ज्ञात नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कभी मुझे चर्चा में बताया था कि श्लोक मैंने लिखा भी कि स्मृति ही अतीत विषया। कहा कि जो स्मृति है ना, वो अतीत पूर्व के विषय का स्मरण कराने वाले का नाम स्मृति है। और मति ही आगामी गोचरा, मति जो है बुद्धि, आगामी विषय को, आने वाली घटना को बोध कराने वाली जो बुद्धि है वह क्या है, वह मति कहलाएगी। और बुद्धि तात्कालिकी गेया, जो सद्य आप प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, तत्काल किसी चीज का समाधान दे देने वाली, वो बुद्धि कहलाती है। और प्रज्ञा त्रैकालिकी मता, और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अच्छा अवलोकन कर लेने वाली जो बुद्धि है वह प्रज्ञा कहलाती है। और प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, और वही प्रज्ञा जब उसमें नए नए विचारों का आधान होने लगता है तो वह प्रज्ञा प्रतिभा कहलाने लगती है। और उसी प्रतिभा को आचार्यों ने काव्य के प्रति कारण माना। तो आचार्य भामा से लेकर के और पंडित राज जगन्नाथ तक के आचार्यों ने कुछ इधर उधर शब्द परिवर्तन के साथ साथ दो विधाएं चली। एक जिसने शक्ति, निपुणता और अभ्यास इनको कारण माना, और किसी ने केवल प्रतिभा को कारण माना। लेकिन केवल प्रतिभा को कारण मानने वाले भी प्रतिभा के प्रति जो कारण मानते हैं वो व्युत्पत्ति और अभ्यास ही हो जाता है। इस तरह से दो परंपराएं चली। तीसरी कोई परंपरा, तीसरी कोई शब्द का उपस्थापन करने वाली आचार्यों की परंपरा नहीं है। ये सारी परंपरा या तो शक्ति मानती है या प्रतिभा मानती है। व्युत्पत्ति, अभ्यास, निपुणता, इन्हीं 4-5 शब्दों के इर्द गिर्द सभी लोगों ने काव्य के कारण का प्रतिपादन किया है, काव्य के हेतु का प्रतिपादन किया है। और मैं आचार्य मम्मट के मत को इसलिए श्रेयस्कर मानता हूँ कि आचार्य मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के मत को समाहित करके बड़े सरल शब्दों में अपनी कारिका लिखी है, जो पढ़ाई जाती है और बच्चे उसका अभ्यास करते हैं। और उसमें एक गुरुतर है कि उसमें समस्त शास्त्रों के ज्ञान का दायित्व कवि को सौंपा है कि इतने विषयों का ज्ञान यदि कवि को होता है तो भी उसकी रचना मानी जाती है। अन्यथा ऐसी रचना। और एक इस प्रसंग में मैंने राजशेखर की काव्य मीमांसा देखते समय एक प्रसंग आया कि कवि का घर कैसा होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि राजशेखर ने कवि के घर का जो वर्णन किया है वैसा घर भारत में हमें लगता है कि राष्ट्रपति भवन ही केवल है। तो प्रत्येक कवि का घर ऐसा घर होना चाहिए जिसमें वो पूरी प्रकृति को निहार सके, देख सके, उसको कहीं बाहर न जाना पड़े। तो इतना
कवि की समृद्धि और इतना कवि का बोध, इतना ज्ञान, ये सब गुरुतर भार कवियों ने, लक्षणकारों ने महाकवियों को सौंपा है। और इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें और काव्य के प्रति चाहे जो भी कारण हो, शक्ति निपुणता अभ्यास तो रहेगा ही, हम इस परंपरा को काव्य निर्माण की परंपरा के लिए आगे प्रेरित करते रहें। और जैसा कि बताया इन शास्त्रकारों ने कि काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, जो काव्य को जानने वाले हैं उनके पास बैठिए, उन्हें दिखाइए, बार बार दिखाइए, बार बार दिखाइए, इनसे पदों का आधान रखना, हटाना, इससे नए शब्दों का ज्ञान हो जाता है। और अभ्यास की बड़ी महत्ता दी गई है। अभ्यास बड़ा आनंद प्रदान करता है, अच्छे विषयों को ज्ञान कराता है। इसलिए यदि हम अभ्यास भी करते हैं तो हमारी कविता उत्तम हो सकती है। मैं बहुत समय न लेते हुए, जैसा कि मेरा समय निर्धारित था कि भैया 40 मिनट तक कुछ बोलिएगा, शायद मैं मानता हूँ कि हो भी गया होगा, तो मैं राजकुमार जी को धन्यवाद देता हूँ पुनः कि उन्होंने मुझे अपने इस ग्रुप में जोड़ा, ऐड किया, मुझे कुछ उपस्थापित करने का अवसर प्रदान किया और आप लोगों ने मुझे सुना या आगे सुनेंगे। मैंने यथामति यथाबुद्धि कुछ विषयों का उपस्थापन किया है। यदि उसकी उपस्थापना में गई हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में यदि फिर कभी अवसर मिलेगा तो किसी नए विषय के साथ आप सबों के सामने उपस्थित होऊंगा। आप सबों को पुनः पुनः धन्यवाद और इसी के साथ सबों के लिए मंगल का कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।